Hello, my dear students of class 10th. Welcome to Imavate Academy. We are doing a very interesting course for class 10 students, बोर्ड्स बूस्टर कोर्स, बोर्ड्स बूस्टर सीरीज। और आज उसी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 लेकर मैं हाजिर हूँ। We are discussing this chapter right now, radioactivity. You must have watched the previous lectures. We have already completed the chapter 4, which is the first chapter. We have already completed work, energy, and power. We have already completed machines, and now we are doing radioactivity. तो बीच के जो चैप्टर्स हैं उनको हम जरूर करेंगे, लेकिन हमने यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद हमने सबसे लास्ट यूनिट में हम जंप किए हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियो एक्टिविटी आज कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं कैलोरीमेट्री स्टार्ट करूंगा। कल रात मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था तुम लोगों से कि यू पीपल शेयर द वीडियोस, शेयर द प्लेलिस्ट एंड द वीडियोस with your friends so that I can see a good amount of rise in the views, and that would motivate me. I hope you people have done that and you are also doing it. Okay, I need your support so that I can carry on this series with a lot of enthusiasm. And I really want to do that. I really want to help you people out. The last minute revision, ये जो summarize revision करते हैं, ये बहुत vital होता है, बहुत important होता है। साल भर पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन एक summarize revision, एक पूरा चीज का एक gist बना के revision, important question का revision, ये इतना important होता है। जो अभी हम कर रहे हैं इसी समय इसको करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तुम लोगों को हेल्प मिले, एंड देयरफॉर आई एम डूइंग दिस। इसमें तुम्हें एक पैसा भी नहीं लग रहा है। शेयर करने से सिर्फ तुम्हारे पैसा नहीं लगता है, क्या लगता है? प्यार लगता है। सर का जो हार्ड वर्क है उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो दिखाने के लिए, वो जताने के लिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दैट यू हेल्प द वीडियोस, this series, to spread out to a large group of audience. Please do that. I hope you people will do that. Okay, now let us start. What are the topics that we are going to discuss today? Uses of radioactivity, sources of harmful radiations, the safety precautions while handling the radioactive substances, and background radiations. इन टॉपिक्स को आज करेंगे। आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। आज हम अपना वीडियो, इस सीरीज को, इस लेक्चर को बिगिन करेंगे क्वेश्चन से। सो लेट अस डिस्कस few important questions that can come। इस टाइप के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं बोर्ड्स में, इन योर बोर्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखना चालू करो, लिखोगे नहीं सिर्फ देखोगे तो फायदा नहीं होगा। ओके, राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट स्टेट टू डिफरेंसेस between a chemical change and a nuclear change। हमने जब डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पढ़ा था चिल्ड्रन, तो व्हाट डिड आई टेल यू? दैट रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। इट इज अ न्यूक्लियर चेंज और अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूक्लियर चेंज में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है न्यूक्लियस। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। लेट अस मेक टू कॉलम्स, न्यूक्लियर चेंज, एक दूसरे कॉलम में केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज, दोनों कॉलम बना लिया। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट अंडर केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज a chemical change is due to change in orbital electrons या फिर orbital electrons, isn't it? यही मैंने अभी बताया। न्यूक्लियर चेंज इज चेंज ड्यू टू चेंज इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें चेंज। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और उनको हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। अ न्यूक्लियर चेंज अ न्यूक्लियर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब protons and neutrons। protons and neutrons are together known as nucleons। ठीक है, कहां रहता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस, बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है?
A chemical change is associated with small energy, with a small energy. और न्यूक्लियर चेंज में क्या होता है? A nuclear change is associated with a huge amount of energy. ओके देखो, जो एनर्जी रिलीज होता है केमिकल चेंज के वजह से, हम जानते हैं कई सारे केमिकल चेंजेस में एक्सोथर्मिक चेंज होता है, तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। साउंड एनर्जी भी कई बार कुछ केमिकल चेंजेस पे रिलीज होता है, बट दैट साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी और मे बी लाइट एनर्जी, कई बार हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम से जलता है, तो लाइट एनर्जी भी बनता है। तो वो जो भी एनर्जी है ना, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एनर्जी दैट इज liberated during a nuclear change. न्यूक्लियर चेंज की वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड इन हिस्ट्री दैट जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, दैट वाज अ न्यूक्लियर चेंज। न्यूक्लियर बॉम्ब जो ड्रॉप किया गया था, वहां एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वो बॉम्ब एक्सप्लोड किया। दैट मींस दैट न्यूक्लियर चेंज प्रोड्यूस्ड सो मच ऑफ एनर्जी, जिससे कि हिरोशिमा नागासाकी दोनों इतने बड़े बड़े सिटीज वो डिस्ट्रॉय हो गए। और आज भी उसका इफेक्ट दिखता है, जेनेटिक म्यूटेशन करा दिया, आज भी वहां पे बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ जन्म लेते हैं। तो यू कैन सी द कंपैरिजन, हाँ, दोनों का जो एनर्जी का कंपैरिजन है, सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द रेडिएशंस अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों में से कौन सा इज सिमिलर टू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तुम लोग फटाक से बोल दोगे, मुझे पता है, बहुत इजी। सर अल्फा का तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव, तो अल्फा तो इलेक्ट्रॉन से सिमिलर है नहीं। गामा का तो चार्ज ही नहीं होता, अनचार्ज होता है, हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब बीटा होगा, बीटा का भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का भी नेगेटिव चार्ज। वैसे बीटा को क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, बीटा रेडिएशन इज सिमिलर टू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन आइसोटोप वन आइसोटोप of uranium has a mass number 235 and atomic number 92. What is the number of electrons? What is the number of electrons in the neutral atom of this isotope? In the neutral atom of this isotope, what is the number of protons and number of neutrons in its nucleus? What is the number of protons and number of neutrons in its nucleus? Third, do all isotopes have the same number of neutrons? Have the same number of neutrons? Number 4 पूछ रहा है, what is the number of protons and neutrons? What is the number of protons and neutrons in यूरेनियम 23892? देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी है। पहला क्वेश्चन है,
There is an isotope of uranium whose mass number is 235, atomic number is 92. So what is the number of electrons in the neutral atom? Neutral atom में उतने ही electrons होते हैं जितना atomic number होता है. Atomic number means number of proton and that is equal to the number of electrons in neutral atom. तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा 92. 92 electrons are there in the neutral atom of this isotope. Number 2, what is the number of protons and number of neutrons in the nucleus? So atomic number is number of protons, isn't it? So number of protons is equal to 92. और number of neutrons कैसे निकालते हैं? मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि number of neutrons कैसे निकालते हैं. वो होता है mass number minus atomic number, यानी 235 minus 92. 235 minus 92, that is 3, यहाँ 4, यहाँ 143. 143 is the answer. ठीक है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? Do all isotopes have same number of neutrons? ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जैसे हाइड्रोजन है, एक ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का ये है, हाइड्रोजन का एक तीसरा आइसोटोप भी है ये. मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटोप्स के सेम है, होना भी चाहिए, तभी तो आइसोटोप है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितना है? 0 न्यूट्रॉन्स. इसमें कितना है? 1 न्यूट्रॉन. इसमें कितना है? 2 न्यूट्रॉन्स. कैसे निकाला? 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो अलग अलग होते ही हैं आइसोटोप्स में. तो डू ऑल आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नो. अच्छा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है तो उन एटम्स को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? इसके जस्ट इमीडिएटली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आइसोटोन्स बोलते हैं, आइसोटोन्स. तो यहाँ पे नो होगा. व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 238 92 यूरेनियम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब ये नंबर 92 एटॉमिक नंबर, इजंट इट? और फिर बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 238 माइनस 92 कैसे होगा? 146. सिंपल है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दिया. वेरी वेरी सिंपल. चलो, एक और क्वेश्चन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. इस पर भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. पिछले साल का 2022 के स्पेसिमेन पेपर में यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस थे. चलो उनको भी डिस्कस करेंगे. तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद राइट डाउन. क्या लिखोगे चिल्ड्रन? एक मिनट लिखो. कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंज. कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंज. देखो न्यूक्लियर चेंज क्या दिया हुआ है चिल्ड्रन? X से बना X1 जब एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ, X1 से बना X2 जब X1 से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, X2 से बना X3 जब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, और X3 का मास नंबर दिया हुआ है 172 एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 69. तुम्हें बताना है चिल्ड्रन कि X1 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा, x का क्या होगा, फिर x1 का क्या होगा और x2 का भी क्या होगा. इन तीनों का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बताना है. अब देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्राई टू रिकॉल. जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो मास नंबर, मतलब ऊपर वाला नंबर को a से डिनोट करते हैं, मास नंबर वो कम हो जाता है, -4 हो जाता है, और एटॉमिक नंबर कम हो जाता है कैसे? 2/2, मतलब -2 हो जाता है. बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, आई एम सॉरी, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. तो ये याद रखना. और गामा में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, ना तो मास नंबर में ना तो एटॉमिक नंबर में. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. किस लेक्चर में चिल्ड्रन? किस लेक्चर में डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था ये चीज. लेक्चर 10 में, उसमें उस पर हमने क्वेश्चंस भी किया था लेक्चर 10 में, देख लेना अगर नहीं देखे हो तो. ठीक है. तो यहां देखो x ने बीटा पार्टिकल रिलीज किया तब वो x1 बना. तो हम इसे बैक ट्रेसिंग से हम करेंगे
क्योंकि हमें प्रोडक्ट एकदम एंड प्रोडक्ट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर मिला हुआ है। तो यहां पर हम x2 का सबसे पहले पता करेंगे, x2 का क्या मास नंबर हुआ होगा जिससे डिक्रीज कर कर 172 बना है। 4 डिक्रीज हुआ, 4 ऊपर वाला नंबर 4 डिक्रीज हुआ तब 172 बना है। तो कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 172 है, यहाँ 69 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 176 हुआ होगा। 176 हुआ होगा जिससे -4 करेंगे तब जाके 172 आया हुआ है। 172 कैसे आएगा, 176 डेफिनेटली यहाँ होना चाहिए, तभी -4 करके 172 हुआ होगा। इससे हमने पता कर लिया कि ये डेफिनेटली 176 होगा। हमने बेसिकली 172 में +4 किया तो 176 आ गया। सिमिलरली यहां पर क्या नंबर होगा जिससे -2 करेंगे तब 69 होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर -2 होगा तभी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, नीचे का नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा तब ये 69 बना है। तो 71 है, 71 - 2 इज 69। तो ये पता कर लिया। अब यहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल, x1 से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है तब जाके x2 बना है। तो इसका मतलब यहां पर 180 हुआ होगा तब जाके -4 करेंगे तो 176 हुआ है। एंड यहां पर 73 होगा, देन ओनली -2 करेंगे तो 71 होगा, तो ये 73 है। इधर क्या है, x से बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ तो ये 180 73 बना है। बीटा पार्टिकल रिलीज होने से ऊपर का नंबर तो चेंज नहीं होता है, मतलब ये भी 180 ही था, और बीटा पार्टिकल रिलीज होने के बाद भी 180 है, लेकिन नीचे वाला नंबर 1 इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब कि ये 72 था, तब एक इंक्रीज किया तो 73 बन गया। सो वी हैव कंप्लीटेड द न्यूक्लियर चेंज। हमने सारा जितने भी न्यूक्लियस है सबका हमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का पता कर लिया है। ये बैक ट्रेसिंग से किया है। लेक्चर 10th में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने फॉरवर्ड मूवमेंट किया था, इस बार बैक मूवमेंट करके भी कर दिया। बहुत ही इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। कौन सा टॉपिक चल रहा है, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूज कहाँ करता है, चलो लिखो हेडिंग दो, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहां पर तुम्हें कुछ रटना पड़ेगा, कुछ नाम, क्योंकि इस पर डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम पूछता है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन देखो, ये यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी से पूछा गया क्वेश्चन। ये कहाँ का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये स्पेसिमेन पेपर ऑफ सेमेस्टर 2, यानी पिछले साल का जो बोर्ड्स हुआ था, तुम लोगों से जो एक साल अभी सीनियर है उन लोगों का जो बोर्ड्स हुआ था, उनके स्पेसिमेन पेपर आईसीसी के वेबसाइट पर जो स्पेसिमेन पेपर है उनके लिए जो पब्लिश हुआ था वहां पर था। सो यू सी दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन, देख रहे हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है। नेम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स एंड नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इट एमिट्स। तो इस तरह के इस तरह के यूजर्स से क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछता है। ठीक है, तो हमें यूजेस करना है। अच्छा, यूज इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया, मुझे एक और टॉपिक डिस्कस करना है, उसके बाद हम यूजर्स को करेंगे, उसके बाद हम यूजर्स को करेंगे। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन इट। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, हमने डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 11th में, कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से में पास होता है, तो डिफ्लेक्शन इनमें होता है। गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब हमें जानना है कैसा डिफ्लेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन के तहत लिखो, इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द रेडिएशंस ए, बी एंड सी। फिगर कुछ इस तरह से है, एक
प्लेट है, एक और प्लेट है। ये जो फर्स्ट प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जस्ट प्लेट्स है, कॉपर का प्लेट है। तो ये जो रीजन है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो जगह है, दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से जब हम अल्फा बीटा गामा को पास कराएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? अल्फा बीटा एंड गामा को हमेशा जब हम पास करेंगे तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसके थ्रू हमें ये जिससे हमें ये रेडिएशंस मिलेगा, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम कभी भी ओपन में नहीं रखते, बिकॉज दैट इज वेरी हार्मफुल। वी ऑलवेज कीप इट इन अ लेड बॉक्स। So you see that this is a lead box. You should know this, that lead has the ability to stop the radiations to a large extent. तो lead का हमने बॉक्स बनाया with a small opening। देखो यहाँ छोटा सा ओपनिंग है ऊपर में, ताकि जो रेडिएशंस यहाँ से निकल रहा है वो सिर्फ इसी होल से निकले। तो here the radiations are coming out. The radiations are coming out. We will see that a few radiations will bend towards the negative plate. A few radiations will bend towards the positive plate, and a few radiations will go undeviated. अब तुम्हें एक्चुअली पता है कि जो अनडेविएटेड जा रहा है, यानी जिसमें एकदम स्ट्रेट चला गया, ना तो नेगेटिव की तरफ बेंड किया ना तो पॉजिटिव की तरफ बेंड किया, वो कौन सा है? वो तो तुम्हें पता है। इसका नाम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, तुम लोग कर लोगे। ए क्या है? जो रेडिएशन पॉजिटिव की तरफ बेंड हुआ, इसका मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिएशन होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा मतलब नेगेटिव होना चाहिए उसका खुद का चार्ज। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ वो डेफिनेटली पॉजिटिव पार्टिकल्स होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करता है। तो ए का क्या चार्ज होना चाहिए? व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन the particles of A should be negatively charged particle, and that is why वो negatively charged particle है, इसीलिए वो positively charged plate की तरफ bend किया। तो A is negatively charged particle, and negatively charged particle को क्या, कौन सा पार्टिकल होता है? बीटा। बीटा रेडिएशन है। बी क्या है? बी तो बिल्कुल भी बेंड नहीं किया, यानी ये गामा रेडिएशन है। गामा रेडिएशन है। और हमारा जो सी है वो नेगेटिव की तरफ बेंड किया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, अल्फा रेडिएशन है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक चीज अब ध्यान देना कि अल्फा पार्टिकल, ये जो सी है ये तो अल्फा पार्टिकल है, इसका जो बेंडिंग है वो काफी लेट हुआ, देख रहे हो? जो बीटा है वो इमीडिएटली बेंड कर गया, इमीडिएटली बेंड कर गया ऐसे। लेकिन अल्फा को बेंड करने में टाइम लगा, थोड़ा लेट जाके वो बेंड किया। बेंड तो किया, लेकिन देखो ऐसे ही बेंड नहीं कर गया। बीटा का बेंड करने का समय अर्ली था, अर्लियर बेंड हो गया बीटा, लेकिन अल्फा को समय लगा, वो थोड़ा डीले से बेंड हुआ, क्योंकि उसको बेंड करने में उतना इजी नहीं है अल्फा को बेंड कराना, बिकॉज द एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, बहुत ज्यादा मोमेंटम रहता है, जिसके वजह से उसमें इनर्शिया काफी ज्यादा रहता है। तो वो अपना डायरेक्शन को बेंड करने में समय लिया। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं उसमें एनर्जी कम है, उसमें मोमेंटम कम है, इनर्शिया भी कम है इस वजह से, और वो जल्दी बेंड कर गया, जल्दी बेंड कर गया, इजीली बेंड कर गया। यू शुड बी केयरफुल इन दिस थिंग। अच्छा, क्वेश्चन में अगर नेगेटिव प्लेट इधर कर दे, पॉजिटिव प्लेट उधर कर दे, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ बेंड करेगा वो बीटा पार्टिकल होगा, जो नेगेटिव की तरफ बेंड करेगा वो अल्फा होगा, और जो स्ट्रेट चला जाएगा वो गामा होगा। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है, वेरी इजी। अच्छा, अब आता है कि ये तो हमने पढ़ा डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होता है, जिसमें से तुम्हें ये फिगर जानना है। लिखेंगे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द रेडिएशन A, B, and C in the following figure.
फिगर्स कर देता हूँ, 2 फिगर कर देता हूँ। क्रॉस 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 क्रॉस। तुम बोलोगे सर ये क्रॉस क्या है? मैं भी बताता हूँ, पहले तो ड्रॉ करो। क्रॉस 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 क्रॉस। एक्चुअली ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का इस रीजन को हम क्रॉस से शो किए, लेकिन क्रॉस का एक मीनिंग है। इसमें क्रॉस का क्या मीनिंग है चिल्ड्रन? उसके पहले मैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एक छोटा सा होल है और ये लेड का बॉक्स है चिल्ड्रन, एंड इसमें से ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहां से वो हार्मफुल रेडिएशंस निकलेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे हैं। कुछ तो सीधा चले जाएंगे, कुछ तो बेंड करेंगे लेफ्ट साइड, कुछ बेंड करेंगे राइट साइड, यानी डिफ्लेक्शन होगा। कुछ इधर, कुछ उधर, और कुछ सीधे चले गए। अब तो बहुत ही इजी तरीके से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है। कैसे? तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है। जिसको बेंड करने में टाइम लगा, देखो ए थोड़ा लेट बेंड किया, सी जल्दी बेंड कर गया। वैसे तो एक तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइम लगा बेंड करने में, मतलब ए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन है। और जो सी है वो बीटा है, और बी जो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं वो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है। और ये जो सी लिखा हमने वो है बीटा रेडिएशन। अच्छा, ये क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स का मतलब कि मान लो तुम अपने लैपटॉप में देख रहे हो या अपने मोबाइल पर देख रहे हो, तो एक एरो आकर इस लैपटॉप स्क्रीन के अंदर जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर इनटू द प्लेन ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन और इनटू द प्लेन ऑफ द मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं क्रॉस से, अंदर जाना को। और अगर लैपटॉप स्क्रीन से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम कैसे शो करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर लैपटॉप स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मतलब बाहर आकर तुम्हारे आंखों की तरफ बाहर आ रहा है, एंड इमेजिन एन एरो, इमेजिन करो एक एरो, एक तीर लैपटॉप से बाहर आकर तुम्हारे आंखों के अंदर जा रहा है, लैपटॉप से बाहर आ रहा है और इट इज कमिंग टुवर्ड्स योर आईज, सो दैट इज परपेंडिकुलर कमिंग आउटवर्ड्स। उसको हम शो करते हैं डॉट से। तो कभी डॉट होगा, इसका मतलब कि डायरेक्शन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर आ रहा है। कभी क्रॉस होगा, इसका मतलब है डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। इस केस में क्या होता है ना, जब डॉट होता है तो जो रेडिएशन राइट साइड बेंड होता है वो अल्फा होता है, जो राइट साइड बेंड होगा वो अल्फा होगा, और जो लेफ्ट साइड बेंड होगा वो बीटा होता है। इस बात का ध्यान देना। और जो अनडिवाइडेड जाएगा तो वो तो गामा होगा ही। तो इस बार उल्टा हो जाता है, इस बार उल्टा हो जाता है। बीटा लेफ्ट साइड बेंड होगा, अल्फा राइट साइड बेंड होगा जब डॉट होता है। इसको याद रखने के लिए एक कोड है, वो कोड मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वो कोड को याद रखोगे तो तब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या कोड है चिल्ड्रन? याद रखना, सी बी आर एंड डी बी एल। याद रखना सीबीआर एंड डीबीएल। बोलो सीबीआर डीबीएल, मतलब अगर क्रॉस दिया हुआ है, सी स्टैंड्स फॉर क्रॉस, तो जो बीटा पार्टिकल्स होगा वो राइट साइड बेंड करेगा। देखो ये बीटा पार्टिकल्स है ना, सी से हमने बीटा पार्टिकल्स को डिनोट किया, तो बीटा पार्टिकल्स राइट साइड बेंड किया जब क्रॉस है। और डीबीएल मतलब जब डॉट दिया हुआ है तो बीटा पार्टिकल्स लेफ्ट साइड बेंड किया, तो ऑब्वियसली अल्फा उसके ऑपोजिट साइड बेंड करेगा। अगर बीटा का याद रखोगे तो अल्फा का याद रहेगा ही, और गामा तो बिना डेविएशन किए हुए जाएगा। तो याद रखना है सीबीआर डीबीएल। और दूसरा चीज तुम्हें जो याद रखना है कि अल्फा को बेंड करने में हमेशा टाइम लग रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो। बीटा इजीली बेंड हो जा रहा है, ठीक है? उल्टा नहीं ड्रॉ करना, इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो ये हमने कर लिया, जो डिफ्लेक्शन इन अल्फा, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो टॉपिक था ये था मैग्नेटिक फील्ड में, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने
कर लिया। अब आगे क्या डिस्कस करना है चिल्ड्रन? अब हमें स्टार्ट करना है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो जिनके एटॉमिक नंबर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस, उनके एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है, मोर देन या इक्वल टू 82 होता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है या 82 भी है, तो वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं 99.9%। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से कम है, फिर भी वो रेडियो एक्टिव है। 82 से कम है एटॉमिक नंबर, फिर भी वो रेडियो एक्टिव है। और उन आइसोटोप्स को हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? वैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स whose atomic number is less than is less than 82 but emit harmful radiations, but emit radioactive emissions. अच्छा, इसको एक कंडीशन है। वो कौन से आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है लेकिन फिर भी वो रेडियो एक्टिव है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये एक कंडीशन, एक ट्रिक है। न्यूक्लियस लिखो, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम becomes radioactive, becomes radioactive when number of neutrons, number of neutrons in the nucleus, in the nucleus exceeds the number of protons, exceeds the number of protons in it। देखो कितना सिंपल है। कभी भी कोई न्यूक्लियस तुम्हें दिखे और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, मतलब कि वो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं कार्बन 14 6, देखो कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों रेडियो एक्टिव नहीं है चिल्ड्रन? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा इसमें? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? माइनस करो, 12 माइनस 6 इज 6। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, एंड ये इसीलिए नॉन रेडियो एक्टिव है। क्योंकि रेडियो एक्टिव होने के लिए क्या लिखा हमने कि प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो आइसोटोप है कार्बन 14 6, कार्बन का ही आइसोटोप है, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 6 8। और कितने प्रोटॉन्स है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, इसीलिए ये रेडियो एक्टिव है। इसलिए अब तुम्हें इजी हो गया ना? कोई अगर तुमसे पूछे, ऐसा क्वेश्चन भी है कंसाइज में कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से रेडियो एक्टिव है, तो तुम इस तरह से देख सकते हो। ओके, और जो भी सब्सटेंसेस 82 के ऊपर का है, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है और या फिर 82 भी है, तो उनके तो लगभग सारे आइसोटोप्स ऐसे ही होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होता है, न्यूट्रॉन्स ज्यादा होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। पोटेशियम का एक आइसोटोप है 4019। इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। इन्हीं का हम यूज पढ़ने वाले हैं, और मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं अब लिखेंगे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव substances।
देखो ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो तुम्हें याद रखना है बोर्ड्स के लिए, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सभी चीजों को नहीं डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को डिस्कस करने की हमें जरूरत है जो तुम्हें याद भी रखना है, ठीक है। लिखो गामा रेडिएशंस, हमें याद होगा, मतलब तुम्हें याद होगा, मुझे तो याद है ही, तुम्हें याद होगा कि गामा रेडिएशंस का यूज करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट को करने में। ओके, यूजेस ऑफ गामा हमने कल ही पढ़ा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा में, कि गामा रेडिएशंस का यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो गामा रेडिएशन मिलता कहां से, कौन से आइसोटोप से, वो कई बार पूछ लेता है। कोबाल्ट 60 याद रखना है। गामा रेडिएशंस फ्रॉम कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 मतलब कोबाल्ट का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 60 है। कोबाल्ट का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 60 है, उसे हम बोलते हैं कोबाल्ट 60। तो गामा रेडिएशंस फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। देखो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। दूसरा कौन सा पॉइंट याद रखना है चिल्ड्रन, याद करना होगा, द एज ऑफ excavated excavated material of archaeological importance, archaeological importance, rocks, and hence of buried plants is estimated by the study of rate of decay of carbon 14। ये है वो आइसोटोप, कार्बन 14, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 14, बाय बीटा एमिशन। तो यही पूछा था ना, अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, बाय बीटा एमिशंस इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। देखो डेड प्लांट्स का एज को डिसाइड करने के लिए कितना पुराना है ये प्लांट, कितने साल पुराना, तो कौन सा आइसोटोप का यूज करते हैं, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिससे निकलता है बीटा एमिशंस बाय इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। उसके स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन था, अब आंसर कर लोगे, यही तो था। खुलो, खुल जा सिम सिम, 1 मिनट, 1 मिनट चिल्ड्रन। हाँ, I hope now the question is visible. Name the radioactive isotope used to find the age of fossils. देखो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, रॉक्स, फॉसिल्स, डेड बरीड प्लांट्स, सब एक ही चीज, एक ही ग्रुप में आता है। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं, लिखना पड़ेगा कार्बन 14। नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इट एमिट्स, बीटा रेडिएशन। लिख लो क्वेश्चन को, लिख लो क्वेश्चन को, एज से पूछा है, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यूज का देखो क्या है, यूरेनियम 235 is used as fuel in atomic energy reactors, atomic energy reactors। बिल्कुल इजी है, यही है यूजेस, इतना यूजेस पढ़ना काफी है। इसके बाद हम करेंगे सोर्स कहां से निकलता है, सोर्सेस कहां से ये एमिट होता है चिल्ड्रन, सोर्सेस ऑफ harmful radiations, sources of harmful radiations। सोर्सेस क्या है, सबसे पहला तो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, लीकेज हो गया,
उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव फॉलआउट, रेडियो एक्टिव फॉलआउट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बड़ा डेंजरस है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, ओके, रिएक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विल इस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, बड़ा डेंजरस है, बहुत डेथ होता है, मैसिव डेथ। दूसरा सोर्स क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट। जब यूरेनियम रॉड्स, ये जो यूरेनियम यूज करते हैं फ्यूल में, ये यूरेनियम का जब एक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो जाता है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन वो जो वेस्ट है, उसको वेस्ट को डिस्कार्ड डिस्पोज करने का एक तरीका है, उसको भी हम पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड्स में। तो कैसे डिस्पोज करेंगे? डिस्पोज करने के बाद भी यू नो वो बिल्कुल बेकार नहीं होता है, उससे फिर भी रेडियो एक्टिव एमिशंस निकलता ही है। तो वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। इसीलिए उसको डिस्पोज करने का बहुत ही एक प्रोसेस है, उसको सावधानी से डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसको ओपन कहीं डस्टबिन में फेंक दिया, नहीं, इट वुड बी वेरी डेंजरस। थर्ड सोर्स क्या है? कॉस्मिक रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस यानी स्पेस, आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आते हैं, सन से जो रेडिएशन आते हैं, उन सबको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। उसमें गामा होता है, ठीक है, अल्फा, अल्फा बीटा बहुत कम, लेकिन गामा होता है कॉस्मिक रेडिएशंस में। चलो, ये हमने सोर्सेस कर लिया। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है चिल्ड्रेन? सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर व्हाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स में काम करते हैं, उनका लाइफ हमेशा उन हार्मफुल रेडिएशंस के बीच ही गुजरता है, वेरी डेंजरस। तो वो जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हैंडल करते हैं तो उनको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतनी पड़ती है। सेफ्टी प्रिकॉशंस while handling while handling radioactive radioactive materials, वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको बरतनी पड़ती है, कुछ पॉइंट्स हैं, हमें जानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि लेड रोकता है हार्मफुल रेडिएशंस को, तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दे शुड, दे मतलब दोज पीपल हु वर्क इन द रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स शुड put on put on special lead lined aprons and lead gloves। लेड ग्लव्स, देखो लेड का लाइनिंग मतलब एक कोटिंग होगा लेड का एप्रन के ऊपर, और ग्लव्स में भी लेड का कोटिंग होगा, लाइनिंग होगा। उन वैसे ग्लव्स, वैसे एप्रन्स को पहनना पड़ेगा उनको पहले, देन दे विल बी एबल टू होल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डेंजरस। फिर इसको हैंडल कैसे करेंगे? दे शुड हैंडल द रेडियोएक्टिव materials with long lead tongs। चिमटा, बड़े बड़े चिमटा लेना पड़ेगा, और वो भी होना चाहिए लेड का। उसी से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये मान लो यूरेनियम सॉल्ट है उसको, या यूरेनियम रॉड है उसको उठाना पड़ेगा लेड टोंग से, हाथ से उठा लिया नहीं। ओके, सेफ्टी प्रिकॉशन, अब डिस्पोज कैसे करेंगे? सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल, डिस्पोज कैसे करेंगे वेस्ट को? डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन ये वाला टॉपिक। कैसे करेंगे? सबसे पहले द न्यूक्लियर वेस्ट लिखो, एग्जाम में यही पॉइंट को लिखना, इसी आंसर को लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा। द न्यूक्लियर वेस्ट मस्ट बी फर्स्ट kept in thick casks, and then they must be buried in specially constructed deep underground stores. These stores
must be far from populated areas। देखो ऐसे डिस्पोज करते हैं, उनको लो, वेस्ट को लो और उसे थिक कास्क, मोटे, एकदम मोटे कंटेनर, कंप्लीटली सील करना है। फिर उस कास्क को उसके अंदर, कास्क के अंदर भरो, उस कास्क को पूरी तरह से सील करो, और उस कास्क के साथ अंदर में जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको बरी करो। कहां पर? डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स में। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, इसे हम माइंस, अनयूज्ड जो बेकार पड़े हुए माइंस है वहां पर भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया हुआ डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स में करते हैं। एंड दीज स्टोर्स मस्ट बी फार फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज, बिकॉज इतना डीप एंड बरी करने के बावजूद उसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलते ही हैं। तो ये हो गया, इस तरह से हमें बरी करना है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज्यादा का मतलब भी है 2 to 3 मार्क्स। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन ये 2 से 4 मार्क्स कम नहीं है, ज्यादा ही है, इंपॉर्टेंट है। और इन सभी जो टॉपिक्स आज किया उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड रेडिएशन। इसका डेफिनेशन और सोर्स पूछता है। इसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे, और सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन देखेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैकग्राउंड रेडिएशंस का डेफिनेशन पूछता है। बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो हमेशा हम एक्सपोज्ड होते हैं उनके उनके उनसे, मींस वी कैन नॉट प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द बैकग्राउंड रेडिएशंस। द background radiations are the radioactive radiations, radioactive radiations, मतलब है तो वही अल्फा, बीटा एंड गामा, कुछ और नहीं है, लेकिन इन रेडिएशन से हम हमेशा ही एक्सपोज रहते हैं, टू विच वी ऑल आर एक्सपोज्ड, even in the absence of an actual radioactive source। देखो, एक्चुअल रेडियोएक्टिव सोर्स का मतलब है कि कोई यूरेनियम सॉल्ट है, कोई एक प्रॉपर सोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा इन रेडिएशंस में एक्सपोज रहते हैं। तो उन रेडिएशंस को बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो इनसे हमें कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि गॉड ने हमें बनाया है कि इतना लेवल ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशंस अल्फा बीटा गामा हम इसको इसको इसमें सरवाइव कर सकते हैं, ये सेफ है। अच्छा, ये कई बार जरूरी भी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जैसे पोटेशियम 40, कैल्शियम 14, ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये जरूरी भी है। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस का जो लिमिट है, वो परमिसिबल डोज है, वो सेफ रहता है। इसके सोर्सेस को देखेंगे, इसको चाहकर भी हम इनसे बच नहीं सकते, बचना चाहिए भी नहीं। ओके, सोर्सेस। नंबर 1, फर्स्ट, इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स, हाँ, कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए बॉडी में, मेडिकल कंडीशन हो जाए, तो वो अलग बात है। नॉर्मल का मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में जो हर बॉडी नॉर्मली काम कर रहा है, उसके उसके बॉडी में जो इंटरनल सोर्सेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, उससे कोई डेंजर नहीं है। इंटरनल सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? द रेडियो एक्टिव सोर्सेस या सब्सटेंसेस, लाइक मैंने नाम लिया था अभी अभी, पोटेशियम 40 and carbon 14 present inside our body। ये नाम याद रखना सोर्सेस का। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स से भी हम बच नहीं सकते, हालांकि हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। वो कहाँ रहता है? कॉस्मिक रेडिएशंस में। कॉस्मिक रेडिएशंस, स्पेस से जो, आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आते हैं, या सोलर रेडिएशंस में। तुम धूप में चले जाओ, तुम्हें ज्यादा
एक्सपोजर हो जाओगे एक्सटर्नल सोर्स, तुम घर के अंदर रहो, यू विल नॉट बी एक्सपोज मच टू गामा रेडिएशन, लेकिन कंप्लीटली बच के तो नहीं जा पाओगे। ओके, तो ये सोर्सेस याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ बैकग्राउंड। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, एंड हम अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। विल यू पीपल show your support by doing what I have said to do, what I have told you people, what I have requested you people to do? Will you do it, children? Please share the videos with your friends, press the like button, press the bell icon if you have not done so, and most important, share karo, share karo, टेक इट टू अ लार्जर ऑडियंस। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उस मेहनत को कदर करो, रेस्पेक्ट शो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, एंड पढ़ाई करो अच्छे से। ये वीडियोस का सार्थकता तभी होगा जब इसका यूज करके बोर्ड्स में एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इसी उद्देश्य से इसे बना रहा हूं। सो दैट मस्ट बी देयर। पढ़ाई करो सिंसियरली। गॉड ब्लेस यू।